आप क्या करोगे, फर्स्ट केस में आप जब ये सिस्टम वाला क्वेश्चन कर रहे थे, आप तो एज्यूम कर रहे थे कि ये जब चार्ज आप ला रहे हो, तो फर्स्ट चार्ज को जो Q1 को ला रहे थे, तो उस केस में क्या कर रहे थे, वर्क डन जीरो कर रहे थे। याद है? क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे, और फोर्स की वैल्यू ले रहे थे ई, क्यू ई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका डी एक्स, ऐसा कुछ ले रहे थे। ई आपका जब जीरो था तो आपका क्या था, एफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। लेकिन जब आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस केस में आप अब वर्क डन जीरो नहीं होगा जब आप Q1 चार्ज को लाओगे, और फिर उस केस में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला पता है ना, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई वी क्यू हो गई। ठीक है, तो भाई आपका अगर Q1 चार्ज को ला रहे हो तो आप Q1 लिखोगे, फिर आप देखोगे पोटेंशियल कितना है, आप ला रहे हो पॉइंट वन तक, ठीक है, और फिर यहाँ पे इन्फिनिटी से ला रहे हो तो ये हो गया V1 माइनस वी इन्फिनिटी। बात समझ गए? ये हो गया आपका W1 Q1, ठीक है, W इज इक्वल टू Q1 V1। फर्स्ट केस में आ गया वर्क डन। अब सेकेंड केस में आप देखो, जब आप लाओगे सेकेंड चार्ज को, तो अगेंस्ट फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा, ठीक है, तो एक तो वर्क डन आप क्या हो गया Q2 V2, ठीक है, अगेंस्ट जो फील्ड के वर्क किया, और दूसरा क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज जो हो गया इस चार्ज के रीजन से भी होगा ना, इस एक हॉप का जो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट जो वर्क डन किया, तो ये क्या हो गया Q2 V2। ठीक है, बात समझ गए? ये सेकंड जो है ये चार्ज है, चार्ज आप चार्ज भी क्या होगी, ये भी चार्ज तो इससे अप्लाई करेगा फोर्स, जब आपका यहाँ पे पहुँच चुका है ना चार्ज, ठीक है, तो ये भी फोर्स इसके अगेंस्ट अप्लाई करेगा, तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर, ये वी की फाइंड किया था हमने। हाँ, ये याद है कि नहीं याद है? देखो आप, पीछे लिखा हुआ है ना वर्क डन, यहाँ देखो, वर्क डन तुमने फाइंड किया होगा इस केस में। जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो भाई आपने जो ये फाइन लिखा है ना, ये वर्क डन ही तो लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ लिख दिया कि चार्ज Q1 के अगेंस्ट जो आपका वर्क डन है वो क्या है, K Q1 Q2 बाई R2, ठीक है। तो भाई आपका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका नेट वर्क डन जो हो जाएगा वो आप क्या है आपका, डब्ल्यू दोनों का सम होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और नेट वर्क डन जो आपकी होते हैं उसी को आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया नेट वर्क डन, और फिर टोटल वर्क डन आपने फर्स्ट केस में ऑलरेडी निकाल रखा है, सेकंड केस में निकाल रखा है, प्लस थर्ड, ये आप फॉर्मूला नोट करो जल्दी से, ठीक है। ये टोटल प्रोसेस समझ गए? तो यही आपके सर ने करवा रखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही कुछ होगा जो दिन आप कह रहे थे। चलो जो भी हो, ये एक्सप्रेशन समझ गए, एक्सप्रेशन आपसे ड्राइव करने को नहीं पूछा जाएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डेरिवेशन के लिए आपको वही जो इक्वेटोरियल किया है और वो किया है अपने एक्सियल पोजीशन, और एक थीटा का पोजीशन किया है, ये थ्री किया है ना, ये डेरिवेशन के पार्ट हो गए, बाकी सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी ये सारे क्या है, कंसेप्ट हैं जिस पे आपका क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो भाई आप देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है कंडक्टर में स्टडी करना है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, अब हम इससे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं अगर होगा अवेलेबल तो, अदरवाइज हम सीधे बुक लेके आए हो आप, ओपन करो आप अपनी बुक।
ये हमने कैपेसिटर नहीं किया, अभी आगे करेंगे कैपेसिटर। नीचे हैं, 1 2 हमने कल करवाया था, 2.3 देखो आप। ठीक है, कल इक्विफिल्ड आपको बताया था ना, क्या बताया था कि कैसे बनाओगे आप। जैसे आपका चार्ज दिया हुआ है आपका, आपके दिए हुए 2 माइक्रो है और एक का -2 माइक्रो है। ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ रहे हो ना, हम कल बताया था कुछ कि जहाँ ऐसी सरफेस जहाँ पे ऑल पॉइंट्स पे क्या हो, पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो अगर आप कुछ ऐसा कुछ बनाते हो, ठीक है, ये आपने एक पॉइंट पे एक बना लिया सरफेस और एक इस पे, तो इसके बीच में बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, आप कोई भी ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखो आपने क्या कहा था कल, इक्विप पोटेंशियल सरफेस में आपने कहा था कि पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगर आप फील्ड बनाओगे आप, ठीक है, पहले फील्ड बना लो, 2 माइक्रो है, -2 माइक्रो है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा आपको कि देखो, फील्ड बनाओगे तो आपका चार्ज किधर होगा ओरिएंटेड, ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही नहीं होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा इधर से आपकी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो भी आपने कहा कि वी और एंड ई जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, प्रॉपर्टी में कल आपने कहा। तो भाई तो जो आपको बनाना है ना फिगर, ये आपका इस यानी लगभग लगभग इस तरह के कुछ ओरिएंटेशन है इसका, आप इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा कुछ बना दो। ठीक है, तो ये क्यू पोटेंशियल सरफेस हो गया। बात समझ में आया हमने क्या कहा, इसमें तो एक शो कर दो, अब एक बस हो गया आपका सफिशिएंट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसने क्या क्या है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। भाई आप समझ गए, हमने जब आप बना दिए तो इस डायरेक्शन के हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है ना, समझ गए, समझ गए। ठीक है, यही हमें बस करना था। अब 2.4 जो है अभी हमने किया नहीं है कंसेप्ट, तो अभी ये हो नहीं पाएगा, सारे क्वेश्चन अब कैपेसिटर से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पहले आगे का कंसेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये समझ गए तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका जो है कंडक्टर का देखो आप। ठीक है, बिहेवियर क्या है, किस पेज पे है, रीड करो क्वेश्चन और ये 2 लाइन रीड किया आपने, बताओ क्या क्या वैल्यू दी है, नोट करो आप।
डाइपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस अल्फ़ाबेट से? पी से। तो पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? ठीक है, तो नोट करो इसे आप, -29 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? ई की वैल्यू दी हुई है, ई नोट करो, 10⁶ है, वोल्ट मीटर है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज टू द एंगल 60 डिग्री। ठीक है, प्लीज समझ गए? ठीक है, तो देखो आपने फॉर्मूला क्या किया था, P इज इक्वल टू यू, जो एनर्जी बोल रहे थे डाइपोल की, तो तुम आपने लिखा था P cos θ2 माइनस cos θ1 माइनस cos θ2 लिखा था। तो भाई आपने θ1 एज्यूम कर रहे हो कि ना, एंगल जो आप ले रहे हो, स्टार्टिंग एंगल ले रहे हो 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो ये 90 रखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपका P cos θ2 आ जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रिक, अब सडनली आप मूव करवा रहे हो ना, तो भाई आप किस एंगल से मूव करवा दिए, 60 डिग्री। तो तो एस्टिमेट, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भाई तो आप पूछ रहे हो कि एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइंड इंटर डाइपोल न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। भाई आपका क्या है, लिख लो आप, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी जब आप चेंज करोगे इस वाले एंगल से, तो 60 डिग्री, और पी की वैल्यू आप रखोगे, हमें ऑलरेडी पता है पी कितना हो जाएगा, 10⁻29 इंटू 10⁻6, 10⁻23। तो भाई 10⁻23 और cos 30 की वैल्यू 60 की कितनी मिलती है, तो ये हो गया -0.5 इंटू 10⁻23। ये समझ में आया, ये इतने जूल एनर्जी हो गई। फिर इसने कहा है कि आप जब चेंज कर रहे हो 60 डिग्री, तो भाई जो चेंज आपका आएगा पहले इनिशियल में, तो ये तो फाइनल हो गया ना चेंज, पहले इनिशियल आप देख लो। तो पहले इसे क्या कर रहे हो, परमानेंट डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, अब मोल ऑफ सब्सटेंस पोलराइज लोड। तो इनिशियली आप एज्यूम कर रहे हो कि दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, डाइपोल भी मेरा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा फील्ड है। ठीक है, बात समझ में आ रही हो? जीरो से आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो 60 डिग्री में। तो भाई u इज इक्वल टू इनिशियल, ये फाइनल मेरा हमने कैलकुलेट किया, इनिशियल जब फाइंड करोगे आप, तो u में क्या हो जाएगा, p cos 0 हो जाएगा। ठीक है, और p की तो वैल्यू वही रहनी है जो हमारा स्टार्टिंग में है, cos 0 मेरा 1 होता है, तो ये हो गया -10⁻23। ठीक है, तो चेंज आपका जो आपका हो गया, चेंज आप फाइंड करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, वो क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस फी इनिशियल। ठीक है, फी एफ माइनस फी आई होता है, ये आप पी एफ लिख लो, इसे पी आई कर लो, तो ये आपका एफ होगा क्या, ये है, और मेरा इनिशियल क्या है, ये है। तो ये आप नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 10⁻23 माइनस में कॉमन हो जाएगा, माइनस इधर से क्या आ जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए। यहाँ तक क्लियर है, ये टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, 10⁻23 में -0.5 इंटू 10⁻23 कर रहे हो, यही कर रहे हो। अब ये -10⁻23 कॉमन हो गया, आपका बचा क्या, इधर से 1 बचा, इधर से 0.5 बचा, तो ये 0.5 इंटू 10⁻23, ये चेंज हो गया, चेंज इन आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आया। ठीक है, अरे एक मिनट, ये वैल्यू हमने गलत, ई की वैल्यू यही दी हुई है। ओ, डाइपोल को क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओके, इसमें लिखा हुआ है अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। ओके, इसलिए अ मोल ऑफ मतलब मोल वोल लगा रखा है ना ये सब। तो मोल में देखो, मोल का कंसेप्ट पता है ना, एक मोल में कितने आपके एटम्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻23 होता है। तो टोटल सिस्टम का कंसीडर करोगे ना, तो पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हो ना।
ये मोल वगैरह भी लगा रखा है इसमें। देखो तो टोटल आपका जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइज होगा, पोलराइजेशन आएगी, वो आपकी हो जाएगी P इज इक्वल टू 1 मोल का दिया हुआ है आपका टोटल जो डाइपोल मोमेंट आपका आएगा वो आपका 6 × 0 ये होगा 10⁻23। और पहले से कितना एक के लिए दिया हुआ है ये, समझ गए? तो इसे सॉल्व किया तो ये 6.023 10⁻, ये -6 हो गया। ये टोटल हो गया जो हमारा नेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, अब P की वैल्यू जो आएगी वो इतना लगभग 6, ये हमें कंसीडर अप्रॉक्सी क्या कर सकते हो 6 ले सकते हो, ठीक है। तो आपका जो P की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻⁻6। ये P E किसकी वैल्यू, P की वैल्यू होगी और E की वैल्यू 10⁻6 है, तो ये आपका 6 आ रहा है, ठीक है। P का वैल्यू आ रहा है, तो भी कूलॉम वोल्ट P आ गया। तो भाई जब हम पुट करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग फाइनल जो हमने कैलकुलेट किया, P cos 60 लिया था, हाँ 6/2 यानी कि -3 हो गया। P इनिशियल लोगे तो P cos 0 लोगे तो ये आपका P आपका 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो चेंज जो आ गया आपका यू एफ माइनस यू इनिशियल हो गया, तो आपका क्या लिख रहे हो -3, तो 6 - 3 यानी कि 3 जूल का हो गया, ठीक है। ये 3 जूल का चेंज होगा, जो लॉस होगा फिर ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ये ऐसे इसमें मोल लगा रखा है, चलो कोई बात नहीं है। अब देखो जब किया है तो ये भी क्वेश्चन कर लो 2.5 एग्जाम्पल, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेज। 2 चार्ज आपके दिए हुए 7 माइक्रो कूलम है और आपके दिया हुआ है -2 माइक्रो कूलम है, ठीक है। और ये प्लेस जो पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -900 दिया हुआ है और सेकंड का दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर 00, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हैं दोनों चार्जेज, समझ में आया? तो ये पूछ रहा है हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेज इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और इसमें एज्यूम कर रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड आपकी प्रेजेंट नहीं होती है तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यू जो होता है वो आपने क्या लिखा था K Q1 Q2 बाई उनके बीच का डिस्टेंस R12, ठीक है, ये लिखा था। तो इस केस के लिए जब अप्लाई करोगे तो K की वैल्यू होगी 9 × 10⁻9, Q1 दिया है 7 माइक्रो कूलम तो 10⁻⁻6 -2 × 10⁻⁻6 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो -9 है +9 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 18, ये 0 है, 0 से -9, 0 से +9 टोटल 18 हो गया। इसे सॉल्व करोगे 9 2 जा ये कैंसिल होकर के 18 हो, तो ये आपका -7 × 10⁻12 आ गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ठीक है, नेगेटिव में है। भाई आपको इसको सेपरेट करने के लिए इतनी ही एनर्जी जब दोगे तभी तो सेपरेट होगा, तो आपको कितनी, इसका माइनस है तो इसका प्लस का एनर्जी दोगे ना, लिख लो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ था तो ये हमने फाइंड कर लिया है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है हाउ मच वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट, तो वर्क डन जो रिक्वायर्ड होगा ये इसको ये पोटेंशियल एनर्जी से अभी क्या है एक दूसरे से बाइंड है, इसको सेपरेट करना है तो इतना ही एनर्जी आप दोगे, तो अभी ये नेगेटिव में इतना पॉजिटिव दे दोगे तो आपका वर्क डन वही हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में वर्क डन जो होगा आपका 7 × 10⁻12 जूल करना पड़ेगा।
एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया है क्या? सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 10⁻⁻² और भी आ जाएगा। तो 6 6 12 हो गया, 12 से आपका 9 गया, ठीक है। 12 से कितना जाएगा? 11 जाएगा। नहीं समझे? हमने तो इसको देखा ही नहीं अभी तक, ठीक है। ये भी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोनेंट पार्ट सही कर लो आप। कैसे? देखो आपने इसको तो कंसीडर ही नहीं किया, हमने तो केवल इन्हीं दोनों को देखा। इसको भी कंसीडर करेंगे, और ये जो डिस्टेंस माइनस ये सेंटीमीटर में था, इसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। समझ रहे हो? तो भाई, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में 10⁻⁻² हो गया। ये देखो आपका -12 से आप +9 सब्ट्रैक्ट करोगे, -3 आएगा, ठीक है। और ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 10⁻⁻1 कितना हो गया? 0.7 हो गया, 0.7 जूल हो गया, ठीक है। तो आपको इतनी ही एनर्जी, ये आपका नेगेटिव में पहले आ रहा है, अभी नेगेटिव में आ रहा है, ये आपकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, आप ध्यान रखो, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो वर्क डन जो हो रहा था उसी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर रहे थे, ठीक है। तो वर्क डन जो करते हो वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। अब उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि भाई ये चार्जेज हैं, एक दूसरे से बाइंड है इस एनर्जी से। अब इसे सेपरेट करना है, तो आप सेपरेट करने के लिए इतना ही आप पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे, तो क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे। तो वही तो वर्क डन कितना करना होगा? जितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में दे दो आप, तो ये माइनस है तो आप +7 दे दोगे जूल, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा है? हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इनफाइनेटली अवे फ्रॉम द ईच अदर। तो भाई तूने ऑलरेडी वर्क डन निकाल ही रखा है, लेकिन ये कैसे? भाई जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो वो केस अभी हमने किया है। हम्म, किया है ना अभी। तो भाई उसका फॉर्मूला पता है, अभी लिखवाया ही था दो चार्ज के सिस्टम का। देखो आपका क्या लिखा था, जब आप दो सिस्टम का जो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो, Q1 V1 प्लस Q2 V2 के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है, इनके बीच के, तो ये आपका वर्क डन होता है, या इसी को आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इस केस में जब आप निकालोगे तो आपका क्या है? Q1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमें सभी वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आपका Q1 की वैल्यू एक पॉजिटिव है, ठीक है। अरे वो एक कांस्टेंट लिया हुआ है, देखो आप, Q1 तो Q1 ही है आपका, ठीक है। एक ए उसने पॉजिटिव लिया हुआ है, एक देखो क्यू, अब वो छोड़ दो आप कि ए वे कैसे आए, वो छोड़ो, पहले आप देखो खुद से कैलकुलेट करो। Q1 की वैल्यू आप पुट करोगे, क्या चाहिए? कोई भी ले लो आप, 2 लोगे, -2 लोगे, क्या दिया हुआ है? 7 दिया है, 7 ले लो आप, 7। और देखो V1 क्या हो जाएगा? V1 की वैल्यू हो जाएगी के Q1 पावर आर हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी ये वर्क डन, अब Q1 की वैल्यू ऑलरेडी तुमने ले रखी है, तो ये के जो है, उसने ए जो लिखा हुआ है ना, इस कांस्टेंट को उसने क्या लिख रखा है? ए लिख रखा है, ठीक है। और ये Q1 हो गया, ये आर हो गया, ये समय Q1 दो टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9। फर्स्ट चार्ज क्या है मेरा? 7 कूलॉम लिया है, तो 7 कूलॉम, तो 10⁻⁻6। और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे आप ले रहे हो? तो
कितने डिस्टेंस से फाइंड करना है हमें? 1 मिनट, 1 मिनट रीड कर तो लो पहले, आपका थर्ड पार्ट में क्वेश्चन उसने पूछा क्या है। देखो आपने, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ दिस वन। ठीक है, तो पहले ये डेटा तो आपने रीड ही नहीं किया अभी। देखो, देखो सपोज दैट द सिस्टम इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड में पुट कर दिया है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में पुट किया है, तो ई की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है ए 1/r², ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है क्या? 9 × 10⁵। ये इस ए की वैल्यू बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हमें ई पता है। ठीक है, आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। ई का डेफिनेशन आपने क्या किया था? dv/dr कुछ ऐसा कल डिराइव किया था। हेलो, बस याद किया था ना, रिलेशन आपने किया था। तो अगर dv फाइंड करना होगा तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ई डी आर। ठीक है, केवल v की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों को क्या करना होगा? अलग अलग इंटीग्रेट करोगे आप। तो ई की वैल्यू अगर यहाँ लिखोगे ऐसा कुछ। ठीक है, इंटीग्रेट किया, ये क्या हो गया? माइनस पहले से है, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/r। ठीक है, तो ये हो गया a/r। समझ में आया ये? तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? v की वैल्यू निकाली। ठीक है, v की वैल्यू क्या हो गई? a/r हो गई। तो फिर यहाँ पे आप समझ गए, एक अब v1 हम कैसे लिखेंगे? a/r। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा ये समझ में आ गया पहले हमने कितना क्या किया। अब यहाँ देखो, तो यही ये जो a आए दोनों टर्म में आएंगे ना, तो इसी a को उसने बाहर कर रखा है, q1/r लिखा हुआ है। समझ गए? इसी तरह a इधर से लिखा, q2/r लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस k की वैल्यू हमें पता ही है, q1 q2। अब ये हमें फाइनली, अब ये हम समझ गए वैल्यू हमें अब क्या पुट करनी है। अब ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? वैल्यू ही पुट करनी है हमें। समझ गए? अब हम इसे सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके। ये नोट कर लो पहले, वी की वैल्यू कैसे आई। पहले ये रिलेशन लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी आ गया। अब देखो इसमें इतना डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये तुम समझ लोगे? नहीं समझ में आया होगा। अब समझ में आया ना कैसे आया ये वी? इंटीग्रेट करोगे तब आएगा ये। ठीक है, ये नोट किया, यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखो आप, अब देखो यहाँ पे, देखो जब हम लिमिट पुट कर रहे थे तो आप क्या पुट कर रहे थे? 0 इनफाइनाइट से कहाँ तक ले रहे थे? R1 जो जिस पॉइंट तक ले जा रहे हो ना, 0.5। नहीं समझ में आया होगा ये भी। जब आप इंटीग्रेशन क्या, जब आप वी का इक्वेशन डेराइव कर रहे थे तो वहाँ लिमिट क्या ले रहे थे? इन्फिनिटी टू पॉइंट तक यहाँ पे हमें। ठीक है, तो आपका आप इस केस में डिस्टेंस एक के लिए 0.09 है, जैसे ओरिएंट ये आपका सेंटर है, एक आपका -9 दिया है सेंटीमीटर, एक +9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आप जब इधर जा रहे हो तो ये आपका नेगेटिव ले रहे हो, इधर पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस तो हमेशा आपका पॉजिटिव लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 0.09 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो भाई तो आप इंटीग्रेट भी करोगे तो इन्फिनिटी तो 0.09 इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो फाइनली जो इसकी वैल्यू जो पुट करोगे, तो आप देखो यहाँ पे
ए बाई आर ही आ जाएगा, इन्फिनिटी वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुट क्या करना है फर्स्ट सिस्टम के लिए, अभी हमें लिमिट नहीं पुट करना है। आप ये नोट कर लिए, तो अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि कैसे समझोगे। यहाँ पे ए क्यूवन, आर क्या लिया आपने, 0.09 लिया, और क्यूवन क्या लिया है 9। फर्स्ट आपका कौन सा चार्ज ले लो, 2 माइक्रो कूलम ले लो, कौन सा लेगो, 7 माइक्रो कूलम, 7 ले लो, आप कुछ भी ले लो, दोनों के लिए डिस्टेंस तो एक ही है। ठीक है, और डिस्टेंस आपका क्या होगा 0.09। सिमिलरली जब ए इसके लिए लिखोगे, इसके ये चार्ज -2 को माइक्रो कूलम है, 10⁻⁻6 हो गया, कूलम में कन्वर्ट किया। ये हम पार्ट हटा दे रहे हैं, ये कैसे आया अब लिख लिख के। और पाउंड में आर की वैल्यू 0.09, और के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो के आप रखोगे तो आप क्या लिखोगे 9 × 10⁻9 रखोगे, और Q1 Q2 हो गया 7 मल्टीप्लाई में -2 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, अपॉन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है, तो 0.18 हो गया। समझ गए ये। अब इसे सॉल्व करना है, ए की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, क्या 9 × 10⁵। तो पहले तो ये आप ये, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये देखो, ये पोर्शन आपका सेम है, ए वाला पोर्शन सही है, तो 7 - 2 समझ आप कर रहे हो ना, 7 - 2 मतलब क्या हो गया 5, 5 × 10⁻⁻6 होगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कैसे हुआ, समझ में आया। ये प्लस, अब ये देखो प्योर कैलकुलेशन है, करना ही पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे 2 9 और ये कैंसिल होकर के 0.02 आ गया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16, ये 12 से पावर से क्या कितना चला गया 9 चला गया, तो आपका आ गया कितना 3। और ये -2 अगर हमने लिख लिया इसको 2 × 10⁻⁻2 लिख लिया, तो ये आपका -3 और +2 मिलकर हो गया 10⁻⁻1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या 9 × 10⁻5, 5 × 10⁻⁻6, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 9 × 10⁻⁻2, ये हो गया 3.5 जो आएगा, जिसको आप डेसिमल में लिखोगे तो 0.35 हो जाएगा। ये समझ में आया। इसका देखो ये आपका -1 हो गया, ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो +2 से -1 गया तो आपका हो गया +1। ठीक है, तो ऊपर पार आ गया +1। ये 9 5 जब 45 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 22.4। ये इसमें एक डेसिमल ऐड कर दिया तो 24 आ गया। ये समझ में आया कैसे हुआ। और ये 0.35 पहले से है, तो हो गया 224.35 वर्क डन जूल आ रहा है। क्या कैलकुलेशन वगैरह सही किया कि माइनस वगैरह भी आएगा। माइनस तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, सही है। ये आपका आंसर माइनस में आना है, ये पार्ट हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस रह गया, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना। हाँ ठीक है, ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अब कैलकुलेशन आप चेक करना होगा कि सही किया कि नहीं किया। चेक करो आप, सही किया कि कुछ गड़बड़ है, आंसर मैच नहीं हो रहा है कहाँ गड़बड़ है बताओ। ए की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो यहाँ पे, ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 × 10⁵, और ये हमें सॉल्व करने के बाद आ रहा है 5 × 10⁻⁻6। ठीक है, आर तो सेम है, और इसका 9, ये कितना है 9 है ना, ये 9 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका -1 और +1 आएगा, तो 20। इधर से भी आपका आ रहा है क्या, ये बेसिक क्या है 9 9 कैंसिल हो गया, 5 आया 10⁻⁻1, और इधर +1 आएगा। तो ये 50 आ रहा है, 50 से 0.35 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि अब ये भी 0.35 भी आ रहा है कि 3.5 आ रहा है। कितना आ रही है 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा, 0.5 आएगा, लेकिन ये आपका पार्ट आ रहा है 0.7 दिया हुआ इसमें। तो ठीक है, तो अब चेक करो कहाँ गड़बड़ी है। इसे आप लिख सकते हो
सॉल्व किया है सही, ये पार्ट चेक करो। ये हो गया 9, 12, 12 से 9 गया, माइनस का 3 होगा। ये प्लस का माइनस का 2 ऊपर गया तो माइनस का 1 हो गया। तो 2 में 7 से डिवाइड करोगे, 7/2, 3.5 ही आएगा। ये सब्ट्रैक्ट किया, 5 हो गया, 6 से 3 गया। चेक करो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है। ये 9 से कटिंग किया था, 0.2 आएगा। चलो सॉल्व किया है, 7 ही आ रहा है, 0.17। तो ये आप सॉल्व करके करेक्ट कर लो, केवल ये कैलकुलेशन बस करना है दे। हाँ हाँ, चलो जो भी है। तो ये पार्ट कितना आ रहा है, 0.7। ये पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, कितना आ रहा है, 40, 50। ठीक है, ठीक है, तो 49.3। ठीक है, तो केवल कैलकुलेशन है, केवल समझने वाली बात थी जो हमने वी निकाला है। ठीक है, मार्क कर लेना यहाँ पे कि हमने वी कैसे निकाला। ठीक है, हमने उसको अरेंज कर दिया है, आप मार्क करके रखना। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को ये सारे कंसेप्ट कर लिए, अब हमें कंडक्टर ही करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज पे क्वेश्चन दिए नहीं है, और तो फिर कंडक्टर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखो आप, कुछ प्रॉपर्टी आपकी है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, 0 है। हम्म, अब ये समझ में आएगा जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इनसाइड द कंडक्टर करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो करंट, जो करंट फ्लो होता है ना, आउट सरफेस पे फ्लो होता है, सरफेस सरफेस। इनसाइड द कंडक्टर होता है वो 0 होता है, इसीलिए आपका क्या यहाँ पे कह रहे हो। हाँ हाँ, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है आपका 0 है, आपका इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड आपका दिया है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। जब ये लिया हुआ है, कंडक्टर लिया है, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस लिया अगर आपने कंसीडर किया तो ये सरफेस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझ गए, सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बात समझिए, नोट कर लो आप, कुछ प्रॉपर्टी आपकी मार्क बुक में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है, जो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। क्यों, गॉस लॉ अप्लाई करोगे किसी भी सरफेस पे, तो जितना फ्लक्स इनसाइड जा रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है ना। तो नेट आपका क्यू इन कितना हो गया, 0 हो गया ना। 5, नेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, नेट फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चेंजेज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, जब आप यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ से ले लोगे आप इनसाइड द कंडक्टर, आप क्या कह रहे हो, ई की वैल्यू 0 बोल रहे हो। तो ठीक है, डी वी बाई डी आर क्या कह दिया, 0 कह दिया। तो वी की वैल्यू जब आप निकालोगे इस इंटीग्रेशन तो वी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। हम्म, समझ रहे हो।
जब आपका जीरो तभी होगा ना डी वी बाई डी आर, जब आपका क्या है, वी क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा। तो वी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आपकी पोटेंशियल की कांस्टेंट है इन विद इन एंड आउट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ तक क्लियर है ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका जो है देखो, आपका पॉइंट है प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये है कि नहीं सिलेबस में? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर है। यही हमने, ठीक है, यही आप लिखो ये, चार्ज हाँ डेंसिटी हाँ, सर लिखो आप, है। यस सर है। ये पॉइंट लिख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर फाइंड करना है, तो कंडक्टर ये एज्यूम किया, और इनसाइड द कंडक्टर के हमने गॉसियन एक सरफेस, आर्बिट्री सरफेस ले लिया है, ठीक है। यस सर। जैसे गॉसियन में हमने प्रूफ किया था ना, वहाँ पे एक सरफेस ले रहे थे, तो हमें यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर लेना है, इसीलिए हमने इनसाइड द कंडक्टर लिया हुआ है इस एरिया। तो एरिया वेक्टर हमने बताया था, जो आप एरिया लेते हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का। और ये चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव लिया है, तो डायरेक्शन इसका भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ई और ई क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो भाई उनके बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो गॉस लॉ से ई डॉट डी ए अगर तुमने फाइंड करना है, ई डॉट डी ए फाइंड करो या ई डॉट डी एस फाइंड करो, दोनों क्या कर रहे हैं, इसको एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ई डॉट डी ए जो फाइंड किया, तो इनके बीच का एंगल क्या है, जीरो है, तो ई डी ए हो गया। और जब डी ए को इंटीग्रेट करोगे आप, तो ए आ जाएगा। ये समझ में आया, ये नोट करो पहले आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपने फाइंड किया ई डॉट डी ए। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, ये फ्लक्स की वैल्यू है, और ये फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू फाई की वैल्यू ऑलरेडी, इसको फ्लक्स को हम कैसे निकलते हैं, फाई से रिप्रेजेंट, ठीक है। यस सर। तो फाई इज इक्वल टू ई ए है, और फाई की वैल्यू जो होती है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इन दोनों को क्या करोगे आप, इक्वल कर लोगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ई ए इज इक्वल टू क्या, क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप अब ये इंक्लोज, ये जो इनसाइड द क्यू एन है, ये कैसे निकालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। क्यू बाई ए होता है। यस सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, सिग्मा क्या है समझ में आया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यस सर। जिस सरफेस पे आपको कैलकुलेट करना है कि ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। तो अगर इससे हम देखें तो क्यू एन जो आ जाएगा वो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। किस एरिया को ले रहे हो, ए एरिया के लिए ले रहे हो, तो इसीलिए आपने क्या किया, सिग्मा इंटू ए लिया। आप बेसिकली चार्ज किसके लिए निकाल लो, इस एरिया के लिए निकाल लो। और सिग्मा हमें ऑलरेडी पता है क्यू बाई ए होता है, ठीक है। यस सर। तो, अगर टोटल चार्ज हमें निकालना है तो सिग्मा ए कर लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमने पुट कर दिया सिग्मा ए, तो यहाँ हमने लिख दिया ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो आपका क्या हो जाएगा, ए की कैंसिल हो जाएगा, ये ए और ये कैंसिल हो गया, और बचा क्या फिर, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
यही हमें डेराइव करना था। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट दिख रहा है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। बात समझ में आई? नोट कर लो ये। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसे यूज होगा जब आपका क्वेश्चन होंगे वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी रीजन को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करना है, फ्री करना है। ठीक है, कॉल इसे क्या करोगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, जब कंडक्टर जो होता है ना कैविटी टाइप के, इस टाइप का, इसके अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो करनी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, मीन्स हॉलो कंडक्टर होना चाहिए। तो बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग क्या होती है ये समझ लो आप, ये बस इससे रिलेटेड बस से बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट बस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है इनसाइड द कंडक्टर आपकी ई की वैल्यू क्या करना, जीरो करना। ठीक है, बात समझ गए यहाँ पे, इससे रिलेटेड कोई आपका वो नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप समझ गए कि ई का वैल्यू जीरो करना इनसाइड द कंडक्टर, तो आपको उसको बोल दोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। आपके क्वेश्चन जो आएंगे आपके कैपेसिटर से आएंगे, अब वो कैपेसिटर का कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो कैपेसिटर से रिलेटेड फर्स्ट टर्म जो आ रहा है डाइलेक्ट्रिक का है। डाइलेक्ट्रिक को आप पहले से भी सुन रखे हो, आपने बोला था ना कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला था ना। किसको बोला था, एप्सिलॉन नॉट को बोला था। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक वर्ड वहाँ पे भी आया, हमने बताया नहीं कंफ्यूजन के लिए। अब आप समझ गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं। और बेसिक डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। ठीक है, चलो फर्स्ट लिखो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, फर्स्ट कंसेप्ट जो है आपका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है नॉन इलेक्ट्रिक सब्सटेंस से। जिसे उन्होंने शॉर्ट में बोला इंसुलेटर। ठीक है, इससे आपका करंट फ्लो नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ, करंट नहीं फ्लो होगा। इसे शॉर्ट दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो इंसुलेटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप देखो डाइलेक्ट्रिक में आपको दो तरह के हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ा होगा। ठीक है, तो भाई जनरल डेफिनेशन क्या है, आखिर पोलर में क्या होगा कि आपका जो होगा डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर जो चार्ज होगा वो डू नॉट कोइंसाइड विद द अदर नेगेटिव चार्जेस। जैसे H2O में देखो, H2O में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, समझ गए, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। हम्म, तो ये आपका देख रहे हैं, ये तीनों आपके इसके कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसे ये क्या है, पोलराइजेशन है, इसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गए, ये ऐसा क्यों होता है, आप केमिस्ट्री के टर्म में समझो तो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी एक टर्म आती है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव है कंपेयर टू द हाइड्रोजन, तो ये इसके चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी तरफ अपनी तरफ खींचेगा तो ये इस पर पार्शियल चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली इधर का भी एटम है, इसीलिए ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो गया, पोलर हो गया जिसे बोलते हैं। तो आप लिख लो इसे, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और नॉन पोलर इसका रिवर्स हो गया, जिसमें आपका कोइंसाइड हो जाएंगे सेंटर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
एग्जाम्पल्स आपका H2 है, इधर CO2 वगैरह है। तो तो इसमें परमानेंट डाइपोल कितने ऑर्डर का है, 10⁻13 का है। इसमें आपका परमानेंट डाइपोल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब ये में जीरो नहीं होगा, आपका फिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिख लो। हो गया, समझ गए ये? अब देखो इसका नेक्स्ट आपका जब आया पोलराइजेशन इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अब देखो ये पोलराइजेशन का मतलब है कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, अभी क्या आपने ले लिया कि डाइलेक्ट्रिक ले लिया, उसमें प्लस माइनस ऐसे ओरिएंटेड है, ठीक है, रैंडम प्लस चार्ज मतलब समझ रहे हो, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया है ठीक है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी रैंडम है ऐसे, ठीक है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव होता है, अगर इस डायरेक्शन में आप मार्क कर रहे हो ई क्यू, ठीक है। तो ये किधर से पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया ना। तो भाई जो आपके डाइलेक्ट्रिक हैं उसके नेगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका एलिग्नेशन अलाइन किस तरफ होगा, ये शिफ्ट होगा इधर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव किधर शिफ्ट होगा इधर। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये इसलिए ओरिएंटेशन ऐसा कुछ किया हुआ है, इसे मार्क कर लो आप, ठीक है। समझ गए ये ओरिएंटेशन ऐसा क्यों है? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आपका देखो ये कि जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो एक आपका नेट आपका डाइपोल प्रोड्यूस हो जा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। ठीक है। यहाँ पे डाइपोल की वैल्यू जीरो नहीं है, इसीलिए ये सिग्मा पी क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो ये नेट डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, लिख लो आप। ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किया है, आपका एक्स वन नॉट ऑलरेडी पढ़ रखा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आप देखो, इसको क्या कहते हैं, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन करेक्टर करेक्ट किस तरह का डाई इलेक्ट्रिक है उसके करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है ये कांस्टेंट, ठीक है। और इसे जो आप बोलोगे इसको, ये फिर से आपका कहाँ आएगा, मैग्नेट में आएगा अभी, फिर से लिख लो, स्पेशल वर्ड है इसका, सक्सेस। ये टर्म फिर से अभी मैग्नेट में आएगा, फिलहाल आप जस्ट जितना इंट्रोडक्शन में दिया है बस उतना ही आप समझो।
समझ गए? यस। इतना ही इंट्रोडक्शन है। पोलराइजेशन आप समझ गए। जब आपका नेट, आप जब किसी डाइलेक्ट्रिक को पुट करते हो आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो आपके चार्जेज अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। उसके अब फिर हमें प्रोड्यूस हो जाता है नेट डाइपोल मोमेंट, और नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो हम लिखते हैं इस इक्वेशन से लिखते हैं। यहाँ पे ये आप समझ रहे हो सारे टर्म्स क्या हैं, और इसके बाद इतना ही समझना है यहाँ पे। ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन हम मैग्नेट और जब हम स्टडी करेंगे ना वहाँ पे देखेंगे। अभी फ़िलहाल जितना दिया है उतना ही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना इंट्रोडक्शन है। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आप पहले से समझ रहे हो। कैपेसिटर जो डिवाइस होती है वो बेसिकली क्या करता है, स्टोर करने के लिए क्या, चार्ज। ठीक है, या फिर एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कैपेसिटर देखा है, कहाँ देखा है? फैंस में देखा है? अभी नहीं दिख रहा है, वो कवर जो है ना उसके अंदर एक वाइट कलर का देखा होगा। वो फिल होता है। ठीक है, प्लेट्स होती हैं, उसके बीच में लिक्विड फिल होगा कुछ। ये होता है इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ठीक है। तो हम जब आप पढ़ोगे, अभी अभी पढ़ना ही है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हो तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब स्टोर जो चार्ज करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, इसीलिए उसके बीच में क्या फिल किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। ठीक है, बात समझ गए? तो डिवाइस समझ गए, ये क्या है कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस है। अब कैपेसिटेंस जो होता है टर्म, वो उसकी एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, कितना वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है। कैपेसिटर जब बोलेंगे तो वो क्या है, डिवाइस है। ठीक है, और कैपेसिटेंस जो है वो टर्मोलॉजी है जिस रिलेटेड टू द हाउ मच चार्ज कैन इट स्टोर द डिवाइस। ठीक है, डिवाइस दैट कैन स्टोर अ चार्ज एंड एनर्जी दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, आप देखो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऑलरेडी फैमिलियर हो गए दो इस तरह के। बोर हो गया मैं, लग रहा है। चलो, तो ये थोड़ा सा बोरिंग है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो क्यू जो आपका होल्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इन टर्मिनल पे। देखो यहाँ पे आपने, एक मिनट, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई कर रखा है ये उतने ही आपका उसके प्रोपोर्शनेट होता है। बात समझ गए, क्यू इज प्रोपोर्शनेट टू वी लिखा है ना। अब वी क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। तो क्यू इज प्रोपोर्शनेट टू वी। इसको आप जब इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, सी। सी को आप बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटेंस ये नोट कर लो इतना एक्सप्रेशन। सी जो है कैपेसिटेंस है, क्यू इज अ चार्ज। चार्ज जो स्टोर हो रहा है किस में, कैपेसिटर में, वो किसके प्रोपोर्शनेट होता है, वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, वी पढ़ा है ना अभी, अभी पढ़ के ही तो आ रहे ऊपर। समझ गए, पोटेंशियल जो वोल्टेज पोटेंशियल के टर्मिनल के बीच में, ये टर्मिनल है चार्ज। अब ये टर्मिनल कैसे होगा, वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये वो वायर आपका कनेक्ट होगा जो इस इलेक्ट्रिक वायर रन होगी उससे। ठीक है, तो आपके इसमें कितने चार्ज स्टोर होंगे डिपेंड करता है वोल्टेज जो है कितना अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आपको इक्वल को चेंज करना है, आप प्रोपोर्शनेट को चलना है इक्वल में, तो आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस केस में सी क्या है, कैपेसिटेंस है, तो सी की वैल्यू हो गई क्यू बाई वी। ठीक है, तो आपका सी को कैसे डिफाइन करोगे, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन द प्लेट्स टू द पोटेंशियल मेंटेन्ड अक्रॉस दैट प्लेट। ठीक है, क्यू बाई वी मतलब ये वोल्टेज कितना अप्लाई किया ऑन द, ठीक है, रेशियो ऑफ द, ये आपका चार्ज को स्टोर कितना किया है, ये आपका वोल्टेज कितना अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया। ठीक है, बात समझ गए। देखो आपका तो सी की अगर यूनिट फाइंड करनी है, तो अगर हमें एसआई यूनिट फाइंड करना होगा तो क्यू की यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, वी की आपने पढ़ रखा है क्या, वोल्ट। तो एक तो आपका कूलॉम पर वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर इसका
इसी को शॉर्ट में बोलते हैं फैरेड। Faraday. ठीक है, Okay. तो एफ हो गया। इसका डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे? अगेन क्यू क्या है, आई टी के इक्वल है। वोल्टेज को आपने क्या लिखा था, डब्ल्यू बाई क्यू लिखा था ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू बाई क्यू लिखोगे तो क्यू ऊपर चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे आई टी दो बार हो गया, और डब्ल्यू का आपने लिखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। जब इसे सॉल्व करोगे तो एम का -1, एल का -2, और टी का -4, नहीं टी का प्लस का 4, और ए का स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये हो गया आपके, समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे? Yes, sir. चलो इतना आप समझ गए, इसके बाद हमें क्वेश्चन करने हैं तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल इतना आप टर्मिनोलॉजी समझ के आना कल, ठीक है, रीडिंग करके। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है। इसके अलावा पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनसाइड द कंडक्टर वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लर्न करके आना, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में यूज होगा। Sir, ऐसे नहीं कर सकते करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म छोड़ते कौन से चैप्टर करना चाह रहे हो? सारा साथ साथ में चलना पड़ेगा ना? देखो ये अगर तुम समझ लिए ना, फिर इसके बाद करंट है। करंट में अगर समझ लिए तो करंट के बाद हम एसी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट वाला पोर्शन पूरी तरह से अलग है। है ना? तो मैं कहती एक बार एसी करना क्योंकि इसकी रेटिंग्स कम है। करंट जब कर लोगे तो एसी कर पाओगे, हाँ. क्योंकि करंट में दोनों में करंट ही पढ़ना है और वोल्टेज ही पढ़ना है, लेकिन आपका ये करंट डीसी वाला केस है, ठीक है। और एसी वाले में साइनसोइडल, ये आपका एसी अल्टरनेट करंट है, इस वाले में आप डीसी वाला करंट पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वो अलग है पूरी। हाँ हाँ, वो ईएमटी अलग है। पूरी तरह से अलग है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ही तो कर लो, बेसिक फर्स्ट ही में ही है।